अगर आपने सॉफ्टवेयर के एनालिटिक्स साइड में काम किया है, तो आपने ए-बी टेस्टिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। ए-बी टेस्टिंग में मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और मेरे पास डेटा है, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। उसके बाद मैं डिसीज़न ले सकता हूँ। ए-बी टेस्टिंग कुछ ऐसा है कि आप अपनी वेबसाइट के पेज को 2 पार्ट में बाँट देते हैं और देखते हैं कि ट्रैफ़िक कहाँ पे ज़्यादा आ रही है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रैटेजिक डिसीज़न्स ले सकते हैं। इनकम टैक्स की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल किसी सरकार में क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि इनकम टैक्स को हटाने के लिए 1 साल का कम से कम एक प्रयोग करके देखा जाए। इस ए-बी टेस्टिंग से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो सही है या फिर इस 1 साल में कितनी इकोनॉमी में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। क्योंकि कुछ लोगों का हमेशा से ये तर्क रहा है कि ये इनकम टैक्स से ज़्यादा एक्सपेंडिचर टैक्स टैक्स की तरह अगर हम देखेंगे, तो इससे जो जो हमारे लोगों के हाथों में पैसा आएगा, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम एक्सपेंडिचर ये हमारी बढ़ती है और इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होता है और जीडीपी से लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज़ हो सकती है। हमें क्या पता 91 में जैसे हमने एक कड़ा फैसला लिया एलपीजी का, उसके बाद से बिल्कुल ही लीप्स एंड बाउंड्स सब कुछ बदल गया। हो सकता है कि ये वो एक ऐसा कदम हो जिससे पूरी इकोनॉमी को एक एक टर्न अराउंड हो जाए, या नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1 साल का प्रयोग करके हम क्यों नहीं देख सकते? 1 साल या 2 साल, कितने सारे बड़े-बड़े विशेषज्ञ अगर ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स शुड बी एबॉलिश्ड। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं यूएई और छोटी-मोटी कंट्रीज़ का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं, बहरीन है, यूएई है, ये सब बहुत छोटी इकोनॉमीज़ हैं। भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप 1 साल के प्रयोग करके देखिए। इससे एक दूसरा फ़ायदा होगा, जो ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में है, 20,700 करोड़ अभी हाल में ब्लैक मनी डिटेक्ट हुई है, जो पिछले 13 साल के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा है। ये इतना बहुमूल्य पैसा, आप देखिए कि कितना इससे असर होगा हमारी इकोनॉमी में। अभी ब्लैक मनी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास इतने चेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने रेगुलेशंस हैं, इतने लॉज़ हैं। सारे के सारे लॉज़ ब्रिटिशर्स लगा कर गए थे अपने लिए, कि हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर कर दी जाए। एक्साइज़ ड्यूटी उन्होंने लगा दिया, फिर उसके बाद आप सेल्स टैक्स लगा दिया कि आप बेच ना पाएँ, बेचे तो आपको इनकम ना हो, आमदनी, इनकम टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद आप पे ऑक्ट्रॉय टैक्स आप पे लेवी होगा, फिर आप उनका पुल यूज़ करेंगे सीमेंट, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तरह-तरह से पूरी अर्थव्यवस्था की नींव कमज़ोर उन्होंने कर दी और वो अपना काम कर रहे थे, उन्हें हम क्यों ब्लेम करें? आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों उनके लॉज़ को ही ग्राफ्टिंग करके इंक्रीमेंटल वे में चला रहे हैं? ये हमें सोचना चाहिए। वो तो अपना काम कर रहे थे, उनका एक एजेंडा था कि भाई लूटो, और 1860 से 1938 तक 45 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने लूटा है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत एक कॉन्सेप्ट भी रखा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने बहुत फेमस बुक भी लिखी है इस पे। तो ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर वो लूट कर गए, और हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 35% तक थी जो 19वीं शताब्दी में, वो 25 से 35%, 25 टू 35% जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड का, वो 1947 में 2% कैसे हो गया? आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि इन सब लॉज़ और जो नियम कानून उन्होंने बनाए हैं, वो हमारे कल्याण के लिए नहीं बनाए हैं। हम उसमें आज क्यों नहीं हिम्मत दिखाते चेंजेस करने के? तमाम तरीके के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही कमज़ोर करके हम रखते हैं, और हम जो बिज़नेसमैन हैं उनको इस तरह से गालियाँ देते हैं जैसे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि ये बिज़नेसमैन ही हैं जो आपको चला सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ये अर्थव्यवस्था जिस किसी भी देश की किसी भी कालखंड में अगर कमज़ोर रही हो, वो देश सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो कभी भी ताकतवर बन सकता है। सबसे ज़रूरी अर्थव्यवस्था है। हमारे आप किसी भी अगर हिस्टोरिकल के टाइमलाइन में अगर कालखंड को हम उठाकर देखें, उस वक़्त भारत अपने शिखर पे था जब यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी और चरम पे थी। तो हम सबसे पहले काम तो ये करें कि हम ये बिज़नेसमैन को जो सक्सेसफुल है, उद्योगपति है, उद्योग को गालियाँ देना बंद करें। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश हम थे, लेकिन हम उद्योग प्रधान भी थे। तभी हम हमारी जीडीपी 25 टू 35% उस तरह का डेटा था हमारे पास, और इतने सोना हमारे पास थे। तभी हमें लूटने बाहर से कई लोग आए, और उनको हम क्यों दोष दें? वो अपना काम कर रहे हैं। हम आज क्या कर रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। वो तो घूम-घूम कर जहाँ से जो मिल रहा है वो अपना लेने आए थे, अपना वो लेकर चले गए। तो आज इस वक़्त हमें ये समझना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद आज बजट है। कितने लोगों को बजट की भाषा समझ में आती है? और फिर ये तरह-तरह के जार्गन्स उसमें यूज़ करके
सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, उस पे वाद विवाद होता है। एक आम जन को कभी भी बजट की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये वही सब जार्गन्स चला रहे हैं हम 100 150 साल 200 सालों से। और मूल रूप से जिससे सबको फ़र्क पड़ता है, इनकम टैक्स, उसको लेकर कभी कोई बातें नहीं होती। स्लैब घटाते बढ़ाते रहते हैं लोग। तो मुझे एक दिलचस्प एक वाक़या याद है 2002 का, जब मैं स्कूल में था और जब मैंने ये सुना था कि सचिन तेंदुलकर को शायद माइकल स्कूमैकर ने एक फ़रारी गिफ्ट की थी। और वो फ़रारी जब उनके पास आई, तो उसका उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ा था 120%। आप समझिए इस चीज़ को, 75 लाख की फ़रारी आपको कोई गिफ्ट करता है और आपको 1.2 करोड़ उस पे टैक्स देना है। ये ज़्यादती नहीं है, ये पागलपन है। उसके बाद भी कुछ लोग ये क्रिटिसाइज़ शिकायत करते रहे, आलोचना करते रहे दबे ज़ुबान से कि सचिन तेंदुलकर ने प्रमोद महाजन जी को क्यों लिखा, क्यों इम्पोर्ट ड्यूटी को वेव ऑफ किया गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मैं आपको 75 लाख का कुछ चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ और आपको अपनी कंट्रीज़ में 1.2 करोड़ आपको उस पे पैसा देना है। भाई ये तो लेने के देने पड़ गए। ये किस तरह के नियम कानून हमारे पास हैं? तो ये उस वक़्त मैं स्कूल में था, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछा था, सर ये तो बिल्कुल ही हँसने वाली बात है, ये पागलपन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही है, जो है सो ऐसा ही है, रूल तो अभी है, फ्यूचर में जो हो। तो ये मुझे उस वक़्त समझ में आया कि हमारे यहाँ जो लॉज़ हैं, रूल्स हैं, वो कभी-कभी सारे सेंस को डिफ़ाई कर देते हैं। और स्विस बैंक, स्विट्ज़रलैंड इतना अमीर देश कैसे बना, उसका एक बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर से ब्लैक मनी सभी कंट्रीज़ में से लोग वहाँ देते हैं और वो उस पे इंटरेस्ट भी नहीं देते। हमारे यहाँ आप अगर आप बैंक्स में रखते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉज़िटिज़म में। स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में आप रखते हैं, वो आपको एक छोटा-सा 1.25% आपको इंटरेस्ट देते हैं और जितना इंटरेस्ट देते हैं उससे ज़्यादा स्विस विथहोल्डिंग टैक्स उस पे लगाते हैं वो। तो आपको दे कुछ नहीं रहे, उल्टा आपसे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि क्या मजबूरी है कि इसके बावजूद कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, उसके बाद भी लोग क्यों स्विट्ज़रलैंड में पैसा रख रहे हैं। वो ये इनकम टैक्स की मजबूरी है। तमाम तरीके से हम जो लाद कर रखे हैं, टैक्स, चेंज, रेगुलेशंस, मजबूर होकर लोगों को वो बैक रूट लेना पड़ता है और उन्हें हम क्रिमिनल ठहराएँ, उसके पहले हम ये आत्मावलोकन भी करें, इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि हमारे यहाँ सिस्टम्स क्या है। मैं आपको 75 रुपया दे रहा हूँ और आप उस पे 125 रुपये आप टैक्स दोगे। तो और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में पैसा आ रहा है और स्विट्ज़रलैंड ये पैसा जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ में, वहाँ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनका फ़ायदा हो रहा है, वो रिच हो रहे हैं और ये हम गरीब हो रहे हैं। बात स्विट्ज़रलैंड की नहीं है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया स्विस बैंक की, क्योंकि स्विस बैंक में काफ़ी पॉपुलर है और भी चैनल्स हैं, जैसे कई अलग-अलग नाम पनामा, ये वो बहुत सारे अलग-अलग आपको नाम सुनने को मिले होंगे पिछले कुछ सालों में और लोग उस पे तर्क-वितर्क करते रहते हैं। फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया, उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, सारे फ़िल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये बैक रूट से जाना पड़ता है लोगों को। पैसा किसी का हराम का नहीं होता, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ का हो, वो आपने कमाया है और कोई आपको देने तो आएगा नहीं, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, कोई आपको देता नहीं। आपने खुद से कमाया है, तो पैसा जब आपको इस तरह से आपके नियम कानून लाद कर पैसा आपसे इस तरह से छीना जाए कानून के नाम पे, तो वो आपको बुरा लगेगा। तो जब हम सामने का रास्ता जब हम बंद कर देते हैं, तो बैक चैनल, बैक रूट लोगों को मजबूरी में लेना पड़ता है। इस चीज़ को सभी भारतीयों को एक बार समझना पड़ेगा। क्या इनकम टैक्स से सही में फ़ायदा हो रहा है? सही में फ़ायदा हो रहा है? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो मुझे आप पे भी डाउट है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन जो बुक्स आपने पढ़ी है, मुझे पहले वो देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इकोनॉमिक्स को एक साइंस की तरह होना चाहिए था। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो ये ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप, लेफ्ट, राइट, इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ आ गई है और तरह-तरह से स्पिन थ्योरीज़ है। अब किसी भी इकोनॉमिस्ट को सुनना और समझना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो किस बैकड्रॉप से आ रहा है, उस उनके प्रोफेसर कौन थे, किस बुक को उन्होंने पढ़ा है और जस्टिफाई वो इस तरह से करते हैं जैसे कि वही सही कह रहे हैं और बाकी सभी इकोनॉमिस्ट गलत कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। आप हैं तो गुड फॉर यू। मुझे बस ये कहना है कि इनकम टैक्स इतने सालों से हमने देखा, कितना फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, ये शोध का विषय है, रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन 1 साल, 2 साल क्या हम ए-बी टेस्टिंग करके इसको हटा सकते हैं? क्या हम एक्सपेंडिचर टैक्स की ओर सोच सकते हैं एक कदम? 1 साल के लिए प्रयोग करके देख सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी जो आप बजट जो बताने वाले हैं, वो 1.5 घंटा, 2 घंटा का जो स्पीच होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर जी
कहेंगे अपने स्पीच में, उसे केवल जो एलीट वर्ग है 5% लोग, उतने भी नहीं, वही समझ पाते हैं। लेकिन उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे सड़क किनारे जो कोई बेचारा, कोई गरीब, कोई स्टॉल लगाकर है, उसे नियम कानून कुछ नहीं पता, लेकिन उस पे हम कभी भी, अगर मैं पुलिस हूँ तो मैं उस पे हफ्ता वसूली के लिए 5 नियम धारा लगा देता हूँ, जिससे फिर वो मजबूरी में कानून के नाम पे उसको देना पड़ता है। तो सबसे पहले लॉज़ का जब मेरे ऊपर असर होता है तो मुझे लॉज़, उसका संज्ञान ज़रूरी है, मुझे उसकी नॉलेज वो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे बजट में, इसलिए मैं बजट को कभी सीरियसली नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि ये बजट की भाषा 95-96% भारतीयों के दिमाग के बाहर है। एक चीज़ जो हम, मुझे लगता है सही हम दिशा में आगे कदम रखेंगे, वो ये कि इनकम टैक्स को एक प्रयोग करके देखा जाए, 1 साल या नहीं तो कम से कम इस पे बहस की शुरुआत हो कि क्या इनकम टैक्स को 1-2 साल के लिए बंद करना चाहिए। लेट्स डू द ए बी टेस्टिंग, क्योंकि आज के जितने भी नियम कानून है, जितने भी ये टैक्स वो टैक्स, 25-30 कितने, पता पता नहीं कितने कितने टैक्स हैं हमारे पास। ये जो टैक्सेस हैं इनका हिस्टोरिकल हैंगओवर है, और ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉज लगाए उनका हैंगओवर फिर बहुत दूर है। आप हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो आपको ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वहाँ से विलियम आए, बहुत सारे उनके फिर मैग्ना कार्टा का इन्फ्लुएंस है उनके लॉज में, तो उनके लॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये बैकड्रॉप, ये पृष्ठभूमि जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अपने हिसाब से अपने नियम कानून नहीं बनाए आज़ादी के बाद। तो जैसा गांधी जी से बीबीसी ने पूछा था इंटरव्यू में 15 अगस्त 1947 के बाद कि अब आप आज़ाद हो गए, अब आप किससे लड़ेंगे, गांधी जी ने दिलचस्प बात कही थी कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए, अभी तो सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग अभी गए हैं, सत्ता ट्रांसफ़र हुई, अभी हम आज़ाद नहीं हुए। तो ये हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मैं अपनी अज्ञानता में एक रिक्वेस्ट, अनुरोध करना चाहूँगा कि एक प्रयोग करके देखा जाए कि इनकम टैक्स को 1 या 2 साल के लिए बंद करके देखा जाए, और इकोनॉमीज़ पे उसका क्या असर होता है वो देखा जाए। कहीं अगर जीडीपी अगर लीप्स एंड बाउंड से बढ़ गई तो शायद ये अच्छा कदम होगा, और अगर नहीं है तो देन रोल बैक। ऐसे भी हम कोई कुछ नहीं उखाड़ रहे, हम एक प्रयोग करके देखें, कहीं इससे अगर कुछ बात बन जाती है, कुछ अच्छी बात हो जाती है तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेट्स डू दिस A/B टेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। आई मे बी रॉन्ग।